उन्होंने कहा कि चाय पत्ती जो है ना, जो कड़वा रहता है, उसको उन्होंने बाजार में लाना शुरू किया। ठीक है, तो चाय पत्ती बाजार में उसने क्यों लाया? क्योंकि साथ में शक्कर बेच रहा था, है ना। तो शक्कर भी बिका और चाय पत्ती भी बिका। अब लोगों की इतना आदत पड़ गई कि चाय पिएगा पिए बगैर पेट साफ नहीं होता है। बहुत से लोगों की आदत पड़ गया है, हर समय उसको चाय चाहिए होगा। तो ये बाजार का जो रहस्य है ना, इस रहस्य को हमको समझना पड़ेगा। साथियों, इस बाजार में हम लोग लगातार गुलाम बनते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए क्या क्या चीजें है अभी हमारे पास? एक तो कृषि में पैदा होने वाला अनाज, दूसरा जंगल में पैदा होने वाला वनोपज। इन्हीं को जब बेचते हैं तो हमारे घर में क्या आता है? रुपया आता है। ठीक है, और तीसरा है मजदूरी, है ना। और नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने सैलरी से अपना परिवार को चलाता है। तो हमको यदि पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, अमीर बनना है, तो खेती से इतना इनकम नहीं है कि हम उससे हम अमीर और समृद्ध बन जाएं। क्यों नहीं है खेती से? क्योंकि खेती का जो जमीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी भाइयों में बंटवारा होता है। आजादी से पहले जिस समय मुगल लोग यहाँ आए, तो मुगल लोग जो है अपना टैक्स लगाना शुरू किए। वो लोग जमीन का कानून बनाने लगे। फिर जब अंग्रेज लोग आए तो वो लोग मजबूती से जंगल और जमीन के कानून बनाने लगे। ठीक है, और जब जंगल और जमीन के कानून बनाने लगे तो हमारे आदिवासियों ने कहा कि भाई जंगल और जमीन तो हमारा है। आजादी से पहले आप गांव में जितना जमीन देखेंगे किसका था? हमारा था ना। जितना पहाड़ दिखता था किसका? हमारा था। जितना पानी दिखता था किसका? हमारा था। लेकिन जंगल और जमीन के जब कानून बनने लगे तो जंगल और जमीन किसके हो गए? सरकार के हो गए। ठीक है, आज जितना जमीन दिखाई देता है किसका है? राजस्व विभाग का जमीन है। जितना जंगल दिखाई देता है किसका है? वन विभाग का जमीन है। जितना पानी दिखता है किसका है? जल विभाग का है। खनिज दिखता है किसका है? खनिज विभाग का है। हमारा क्या है? तो जिस समय अंग्रेज लोग जंगल जमीन के कानून बनाने लगे, उस समय हमारे पुरखाओं ने विरोध किया। बिरसा मुंडा और जो है कोमाराम भीम, सिद्धू कान्हू, इन लोगों ने जो है उनके खिलाफ विद्रोह किया। तो उन लोगों ने हमारे आंदोलनों को समझा, हमारे पुरखा के आंदोलन को समझा, और उन्होंने जो है जल जंगल और जमीन के जो कानून थे वो आदिवासियों पर जो है लागू नहीं होगा, ऐसा करके हुजूर सर बताते हैं एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया अपने संविधान में उन्होंने लागू किया कि हमारे कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। वही आगे चल करके क्या बना? 5वीं और 6वीं भारत के संविधान में बना। ठीक है, अब जब देश आजाद हुआ तो हमारे जल जंगल और जमीन के जो कानून थे वो भारत सरकार के कानून लागू हो गए। तो उस समय भी हमारे लोगों ने विरोध किया कि भाई सारा जमीन और सारा जंगल सरकार का हो जाएगा तो भी हम लोग कैसे जिएंगे? तो फिर सेटलमेंट जो बने, सरकारों ने सोचा कि सबको जमीन आवंटित कर दिया जाए। राजाओं से जमीन छीने और सबको बांट दिया गया। तो सेटलमेंट के जमीन हमको मिले, हमारे पुरखों को, किसी को 50 एकड़, किसी को 60 एकड़ जमीन मिला। कुछ ना मिलता उससे तो ठीक है, कुछ मिला। ऐसा हमारे पूर्वजों को बहुत जो है कम से कम एक विश्वास हुआ कि हम अपने इस जमीन के टुकड़े से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन यापन कर लेंगे। ठीक है, तो आजादी के समय मान के चलिए हमारे पुरखा को 50 एकड़ जमीन मिला होगा। कितना जमीन? 50 एकड़। तो उस समय हमारे पुरखा जो है यदि नौकरी का वैकेंसी निकलता था तो नौकरी करने नहीं जाता था कि भाई इतना इतना जमीन को कौन कमाएगा, सोच करके वो खेत की तरफ भागता था।
5वीं पास 8वीं पास वालों को सरकारी नौकरी लगाने के लिए अधिकारी लोग गांव में जाते थे कि इस गांव में 5वीं कौन पढ़ा है, तो 5वीं पढ़ा लिखा आदमी पीछे के दरवाजे से भाग जाता था खेत तरफ, मेरे को नौकरी नहीं करना है करके। इतना इतना जमीन को कौन कमाएगा सोच करके, होता था ना, है ना। लेकिन उस पुरखा को पता नहीं था कि ये जमीन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सरकारों को तो पता था, क्योंकि उस समय एक एक परिवार जो है 5 ठो से लेकर 10 ठो 12 ठो बच्चा पैदा करता था, है ना। एक पिता का यदि 10 ठो संतान हुए, पहले पीढ़ी में 10 बेटा हुआ, और 50 एकड़ जमीन का बंटवारा 10 बेटों में बांटना पड़ेगा ना। तो 50 एकड़ जमीन यदि 10 बेटों में बांटा होगा, तो एक एक बेटा कितना जमीन आया होगा, 5-5 एकड़ जमीन। दूसरा पीढ़ी में 5 बेटे हुए, तो 5 एकड़ जमीन को 5 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, कितना कितना जमीन आया, 1-1 एकड़। 2 ही पीढ़ी में 50 एकड़ जमीन खत्म, है ना। अब 2 ही पीढ़ी में यदि 50 एकड़ जमीन खत्म, तो आगे का पीढ़ी का गुजारा कैसे होगा? कुछ है उपाय? आगे का पीढ़ी का गुजारा कैसे होगा? समस्या है ना। और हमको बहुत आगे तक जीना है, बहुत आगे तक ले जाना है, और सबका जमीन खत्म होने की स्थिति में आ गया। सभी किसानों की जमीन खत्म होने की स्थिति में आ गया, और 1-2 पीढ़ी के बाद उसको अपना खुद को दफनाने के लिए जमीन नहीं बचेगा, तो लोग तो मरेंगे ही ना। अब मरेंगे तो मुर्दों को दफनाना या जलाना पड़ेगा ही, और दफनाने और जलाने के लिए जमीन नहीं होगा, तो एक लीज में चलने वाला मरघट होगा, जिसका टेंडर निकलेगा, और बड़े बड़े कंपनियां टेंडर भरेंगे मुर्दों को जलाने के लिए, और मुर्दे का व्यवसाय इतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा आज पानी का व्यवसाय है। होगा कि नहीं होगा? मुर्दों का व्यवसाय, और उससे एक कदम और आगे जाएंगे बड़े बड़े उद्योगपति। इतना कीमती शरीर को वो ऐसे ही क्यों जलाएंगे? आपके मुर्दे शरीर को खरीद लेंगे, और हर एक पुर्जे को निकाल करके उसको दवाई बनाने में, तो गरीब देशों में जो है मांस का भोजन बनाने में पैकेट बना करके एक्सपोर्ट करेंगे। होगा कि नहीं होगा? कितना बड़ा व्यवसाय होगा मुर्दों का व्यवसाय, है? हर एक चीज उपयोगी है ना, हर एक चीज उपयोगी है। जानवर जब मरता है तो उसके चमड़े को, उसके हड्डी को, उसके मांस को निकाल करके अलग अलग उपयोगी चीज बनाया जाता है। तो इंसान तो जानवर से ज्यादा कीमती चीज है ना, है कि नहीं? इंसान जानवर से ज्यादा कीमती चीज है। इस प्रकार से दफनाने तक के लिए जमीन नहीं बचेगा। जब गांव में किसी किसान के पास जमीन ही नहीं बचेगा, तो क्या कोई किसान गांव में रहेगा? कोई किसान खेती करेगा? कोई किसान खेती करेगा? सब किसान खेती करना बंद कर देंगे। जब कोई किसान खेती नहीं करेगा, सब किसान खेती करना बंद कर देंगे, तो सब के सब गांव में भी नहीं रहेंगे। रोजगार की तलाश में कहां जाएंगे? शहर की तरफ जाएंगे। जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं, तो गांव में क्या हमारा 5वीं अनुसूची बचेगा? क्या गांव का पेनगुड़ी देवल्ला हमारा बचेगा? क्या कोई रिश्ते नाते बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा ना। तो उस समय क्या हम आदिवासी कहलाएंगे? हम सब शहर में जब रहने चले जाएंगे, तो शहर में इतना जगह नहीं है कि हमको किराया में मकान मिल सके। शहर में किराया मकान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लोग दिन भर काम करेंगे, और रात को सोने के लिए
किसी फुटपाथ में जगह की तलाश करेंगे। अब इतना फुटपाथ भी नहीं है कि सबको सोने के लिए जगह मिल जाए। सड़क किनारे लोग सोएंगे। लोगों को खाने की चिंता उतना नहीं रहेगा जितना रात में सोने की चिंता रहेगी। आदमी को ठीक से नींद नहीं पड़ेगा ना तो दूसरे का मर्डर भी करेगा। खाने को ना मिले तो एक बार सह लेगा, लेकिन सोने को ना मिले तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। कितना अच्छा जो है व्यक्ति रहे, एकदम कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति रहे, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहे, ट्रेन में यदि सोने को नहीं मिलता है तो बाथरूम में जाकर सोता है। होता नहीं है ना, है ना? तो ये स्थिति आएगा तो लोग दिन भर काम करेंगे, तो शाम को सोने के लिए अपने अपने लिए जगह आरक्षित करेंगे। पहले से चटाई बिछा के रखेंगे, पहले से चटाई बिछा के रखेंगे। और रोज रात में लड़ाई होगी, दारू पी करके आएंगे और लड़ाई इस बात का होगा कि तुम मेरे सोने की जगह पर सोए कैसे। उस समय ना तो जंगल जमीन की लड़ाई होगी, न भाषा की लड़ाई होगी, न सांस्कृतिक की लड़ाई होगी, न कोई राजनीतिक लड़ाई होगा। उस समय सिर्फ इस बात की लड़ाई होगी कि मेरे सोने की जगह पर तुम सोए कैसे हैं। फिर उसमें भी संगठन बनेंगे कि हमारे एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मत सोए। जैसे अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर रहा है, इसका लड़ाई लड़ रहा है ना। उस समय ऐसा हो जाएगा कि कोई दूसरा क्षेत्र का व्यक्ति या कोई दूसरा समाज का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आकर के सोए मत। तो ये फिर जो है अभी हम लोग जो है एक सामाजिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आने वाले समय में वो सामाजिक रूप से लड़ाई नहीं होगा, बल्कि वो क्या बोलते हैं इलाका के रूप में लड़ाई होगा। जिसे वो बोलते हैं ना कुत्तों का इलाका होता है। दूसरे इलाके में जब दूसरा कुत्ता जाता है तो काटने के लिए दौड़ते हैं, है ना। तो इलाका वाइज जो है उसमें होगा कि हमारे इलाके में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मत सोए। थोड़ा उसमें से पैसा वाला व्यक्ति होगा, मध्यम वर्गीय मजदूर होगा, वो वेल्डर को बुला करके अपने जगह पर जो है वेल्डिंग करा करके एक जो है पिंजरा बनवाएगा, ताकि उसके बैग को उसके सामान को कोई चोर चोरी मत करके ले जाए। भाई काम करेगा तो सामान को कहाँ रखेगा। इससे अच्छा है कि वो वेल्डिंग वाला बनाएगा और वेल्डिंग करवा करके उसमें ताला लगाकर सामान को रखेगा, मजदूरी करके आएगा तो अपने खाने पीने के सामान को उपयोग करेगा। थोड़ा और बढ़िया पूंजी वाला होगा तो 2 मंजिल का पिंजरा बनवाएगा, है ना। नीचे सामान रहेगा, ऊपर में बेड लगा करके सोएगा। परिवार वाला रहेगा तो 4 मंजिल का पिंजरा बनवाएगा, बच्चे के लिए अलग, अपने लिए अलग। कम से कम वो सोए तो उसका सामान कोई ना ले जाए, इस बात के लिए पिंजरा बनवाएगा, ठीक है। और पिंजरा में ताला लगा करके अंदर में चैन की नींद सोएगा। और जिसके पास वो पिंजरा नहीं होगा उसको चैन की नींद नहीं आएगी, ठीक है। हांगकांग में ऐसे पिंजरे नुमा कमरे बने हुए हैं जिसको कैफिन हाउस कहा जाता है। कैफिन हाउस का मतलब ताबूत घर, लकड़ी का जो बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ताबूत। हांगकांग में कैफिन हाउस बने हुए हैं। उन कमरों का साइज जो है बाथरूम के आकार का होता है, कई तो कमरे पिंजरे का आकार का होता है। और ऐसा कमरा बाथरूम के आकार का कमरा, उसी कमरे में आपको बिस्तर मिलेगा। बिस्तर के एक साइड को उठाएंगे तो आपको किचन के सामान वहां रखना पड़ेगा, उसी में खाना बनाइए। और बिस्तर को पलट दीजिए, दूसरे साइड से उठाइए तो उधर आपका शौचालय मिलेगा। एक तरफ बनाइए और दूसरी तरफ निकालिए, है ना। और वो दोनों करने के बाद उस बिस्तर में आराम से चैन की नींद सो जाइए। ऐसे भवन बने हुए जिसका किराया जो है 6,000 से लेकर 14,000 रुपया महीने का किराया है।
कैफीन हाउस का। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, हांगकांग में कैफीन हाउस तो दिखेगा, बाद में सर्च करिएगा, ठीक है। इतना भयानक स्थिति आएगा। लेकिन ये तो सोने की समस्या है, लेकिन असली समस्या अभी बचा है कि सभी किसान जब खेती करना बंद कर देंगे तो क्या खाना खाना भी बंद कर देंगे? क्या खाना खाना बंद नहीं करेंगे ना? तो भोजन तो भाई जमीन में ही पैदा होता है। खाना, अनाज कहाँ पैदा होता है? जमीन में। और सब किसान जो जमीन में खेती करना बंद कर दिया तो भोजन कौन पैदा करेगा पता है? अनाज। बड़े बड़े उद्योगपति गांवों के जमीन को सरकार से लीज में लेकर के उद्योग लगाएंगे, खेती का उद्योग लगाएंगे, कृषि उद्योग लगाएंगे। जिस प्रकार से कोयला खनन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया या किया जाता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में एग्रीकल्चर ब्लॉक बना करके सरकार टेंडर निकालेगी, लीज निकालेगी और बड़े बड़े उद्योगपति उस जमीनों को लेकर के उसमें एग्रीकल्चर जो है फैक्ट्री स्थापित करेगा और एक एक गमले में एक एक बोरी अनाज पैदा करेगा। और हम अनाज भी नहीं खरीद पाएंगे। अनाज क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि अनाज खरीदेंगे तो उसको पकाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए होगा, रसोई चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, और हमारे पिंजरे के पास रसोई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? रेडीमेड बने हुए भोजन का पैकेट खरीदेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति जिस प्रकार से चिप्स कुरकुरे का पैकेट आता है, उसी प्रकार से भोजन का पैकेट बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने ब्रांड के नाम से बाजार में लॉन्च करेगा और मजदूर व्यक्ति दिन भर काम करेगा, भोजन वाला पैकेट खरीदेगा और जाकर के मस्त चैन की नींद से अपने पिंजरे में सोएगा। यदि भोजन का पैकेट उद्योगपति बनाने लगा तो महंगा मिलेगा कि सस्ता? आप लोग घर में मुर्गी पालते हैं, कोई बकरी पालता है। मुर्गी पालने में कितना खर्चा है? क्या उसको चारा देना पड़ता है अलग से? चारा में खर्चा है क्या? चर के आ जाता है। लेकिन शहर में मुर्गी पालने वाले लोगों को जो है मुर्गी का चारा पैकेट वाला खरीदना पड़ता है, उसमें खर्चा है। मछली पालने के लिए मछली चारा खरीदता है, बकरी पालने के लिए बकरी चारा खरीदता है, और जितने भी चारा है वो पैकेट में फैक्ट्री से बन करके आता है। गांव में मुर्गी पालने वाले को, बकरी पालने वाले को पैकेट वाला चारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता। यदि हमारे लिए भोजन का पैकेट फैक्ट्री से बन करके पैकेट के रूप में आएगा तो भोजन का पैकेट नहीं कहलाएगा, आदमी चारा कहलाएगा। आदमी चारा कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आदमी चारा कहलाएगा। और गधों की तरह दिन भर मजदूरी करेगा और आदमी चारा खरीद करके खाएगा और रात में पिंजरा खोल करके वहां पैक हो करके खुद को ताला लगा करके चैन की नींद सोएगा। चारा खाने वाला और पिंजरा में रहने वाला क्या कहलाता है? जानवर हो जाएगा ना तो फिर तो है? तो हम जानवर बनने की तैयारी कर चुके हैं और जंगल के जानवर लोग गांव में आकर के हमारे घरों को कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है जानवर बन गए, हमारे पूछ निकल आया और उनके पूछ कट करके वो इंसान बन गए, है ना? ये भयानक स्थिति आएगा। और आदमी इतने जो है सारा चीज जो है फैक्ट्री से खरीदेगा ना। अभी तक जो है जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा शुद्ध हवा जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, उसको कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है, प्रकृति बनाता है। पानी कौन बनाता है? प्रकृति बनाता है। भोजन कौन बनाता है? किचन में आप लोग बनाते होंगे। भोजन को प्रकृति बनाता है। हम लोग अपने स्वाद के अनुसार नमक मिर्चा डाल करके सिर पर पकाते हैं। गोभी में गोभी का गुड़ किसने भरा? प्रकृति ने। मिर्चा में तीता वाला स्वाद किसने भरा? प्रकृति ने। कि हम अपने किचन में उसमें तीता डालें?
भोजन में भोजन का गुण किसने डाला? प्रकृति ने। औषधि कौन बनाता है? तुलसी में तुलसी का गुण किसने डाला? नींबू में नींबू का गुण किसने डाला? कुदरत ने डाला ना, प्रकृति ने डाला। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी, भोजन, औषधि, ये नेचर बनाता है, कुदरत बनाता है और सबके लिए बराबरी बना करके रखा हुआ है। इस धरती में इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु पानी को खरीदता और बेचता नहीं है, फिर भी प्यासा नहीं मरता है ना। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी पानी को खरीदता और बेचता है, फिर भी उसके शरीर में पानी की कमी हो जाता है और हॉस्पिटल में जाकर के बोतल लगवाता है। होता कि नहीं होता है? इंसान एक ऐसा प्राणी है जो भोजन को खरीदता और बेचता है। कोई भी जीव जंतु भोजन को खरीदता और बेचता नहीं है। किसी घोड़ा को, किसी हाथी को, किसी शेर को, किसी भालू को भोजन खरीदते हुए बेचते हुए देखे हैं? सांप जो है चूहा को खरीदता है क्या? नहीं तो बिल्ली जो है छिपकली को खरीदता है क्या? इंसान एक ऐसा प्राणी है, फिर भी कुपोषित है। और कोई भी जीव जंतु कुपोषण से मरते हुए नहीं देखेंगे। छिपकली को कुपोषण से मरते हुए देखें? खाने को नहीं मिलता है, फिर भी एक तो भोजन तलाश करने के लिए कई घंटा उसको बैठना पड़ता है? तो ये भोजन, हवा, पानी अभी तक कौन बनाता था? कुदरत बनाता था। लेकिन अब कौन बनाएगा? उद्योगपति बनाएगा।